अरेंज मैरिज एपिसोड नंबर 7। शादी के 5 साल बाद नैना और विहान की शादी को 5 से 6 साल हो चुके हैं। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया, पर कुछ रिश्तों की दीवार और ऊंची हो गई। विहान मल्होत्रा और भी ज़्यादा खामोश और भी ज़्यादा तन्हा श्रेया की यादों में खो गया। नैना से बेपरवाह, जैसे वो इस जिंदगी में है ही नहीं। और दूसरी ओर नैना इस घर की बहू, पर इस घर में उसकी कोई जगह नहीं। अपने आप में खुश रहना सीख लिया उसने, खुद की पहचान बनाई, पर विहान के दिल में जगह न बना पाई। मल्होत्रा परिवार सब कुछ है उनके पास, पैसा, शान, नाम, पर घर के दो लोग जो एक दूसरे के साथ होते हुए भी अनजान हैं। एक ही छत के नीचे दो अनजान, कोई बात नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई रिश्ता नहीं। नैना की नई पहचान एक अच्छी बहू के रूप में, विहान की दुनिया बिजनेस मीटिंग और अंदर उसके खोखलापन, श्रेया की मौत का दर्द उससे जीने नहीं देता, और नैना से नफरत शायद अपने आप से भी। रिश्तों का सच ना उन्होंने कोशिश की, ना किसी ने मजबूर किया। एक अधूरा रिश्ता, एक थमी हुई कहानी जो बस वक्त काट रही है, जी नहीं रही। उस एक रोज मल्होत्रा जी की खास मित्र मेहरा जी उनके घर आई होती है। दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त हैं, साथ मिलकर दूसरों की चुगलियाँ करती है, जो कि इन्हें काफ़ी पसंद है। मेहरा जी मल्होत्रा जी से कहती है, अरे मल्होत्रा जी, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई, बिल्कुल नहीं बदली आप। जिस पर मल्होत्रा जी कहती है हंसते हुए, और आप बिल्कुल वैसी ही हो, चलो आओ बैठो, चाय या कॉफ़ी। जिस पर मल्होत्रा जी चाय कहती है और नैना उन्हें चाय देती है। फिर दोनों के बीच में बातें शुरू होती हैं, जिस पर मेहरा जी कहती है, मिसेस मल्होत्रा, क्या आप जानती है वो अपनी शकुंतला है ना? मल्होत्रा जी कहती है एक गंभीर चेहरे पर एक गंभीर भाव लाकर, क्या हुआ शकुंतला को? मेहरा जी कहती है उसकी जो लव मैरिज वाली बहू आई है ना। अच्छा, क्या बात हुई? तो मेहरा जी कहती है उसका बेटा जो है अपनी बीवी का एक नंबर का गुलाम है, अपनी माँ की तो बिल्कुल चिंता नहीं है उसे। मल्होत्रा जी कहती है क्या बात कर रही हो? हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और मॉडर्न ख्यालों की लड़की है। मैंने तो समझाया था शक्कू को कि लव मैरिज मत करा, देखा अब उस बेचारे को तो कोई पूछता ही नहीं है। मल्होत्रा जी इस बात को सुनकर के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। मेहरा कहती है तुमने अच्छा किया, अपने बेटे की शादी मॉडर्न से नहीं की, वरना तुम्हारा भी कहीं। और मल्होत्रा जी इस बात को कहते हैं नहीं, अच्छा हुआ मैं तो बच गई। मेहरा जी कहते हैं आजकल की मॉडर्न लड़कियां क्या जाने कि घर कैसे चलाया जाता है। घर तो हमारे ज़माने में हमारे जैसी लड़कियां चलाया करती थी, और उनकी क्या मजाल थी कि सास ससुर से कोई आँख भी मिला करके बात करता था। और एक आजकल की लड़कियां हैं, बिल्कुल बदतमीज़ है, न शर्म न लिहाज, घूर कलयुग आ गया है। जी 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 जी। मल्होत्रा जी कहती है सही कहती हो आप। खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए आप कैसी हैं? जिस पर मेहरा जी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक खुशहाल परिवार में रह रही हूँ। फिर मेहरा जी कहती है खैर ये सब छोड़िए, वैसे सुना है बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया मल्होत्रा जी आपका? मल्होत्रा जी कहती है हाँ, सब भगवान की कृपा और विहान की मेहनत है, आजकल तो बस वही संभालता है सब कुछ। मेहरा जी कहती है हाँ, बेटा तो लाजवाब है, और नैना बहू भी बहुत ही समझदार है, जो घर का काम बहुत अच्छे से जानती है और आपका कितना ख्याल रखती है। मल्होत्रा कहती है हाँ वो भी अच्छी है, लेकिन पता नहीं दोनों इतने अलग अलग क्यों रहते हैं।
दोनों में पति पत्नी जैसा तो कुछ है ही नहीं, जैसे कि दोनों अनजान हो एक दूसरे से। मेहरा जी कहती है, हाँ मैंने भी नोटिस किया है, ना कोई सांप दिखते हैं ना कहीं साथ जाते हैं। ऐसा क्यों है भाभी, सब ठीक तो है ना? मल्होत्रा कहती है, क्या बताऊँ मेहरा जी, कुछ बातें होती है जो बस ऊपर वाला ही जानता है, हम लोग भी क्या ही कर सकते हैं। जिस पर मेहरा कहती है, छोड़िए ये सब, एक बात बताओ मल्होत्रा जी, तुम्हारे बेटे और बहू को इतने साल हो गए शादी किए, आखिर तुम दादी कब बनोगी? मल्होत्रा जी कहती है, क्या? और थोड़ा रखा, वो बस अभी तक तो। जिस पर मेहरा आंटी कहते, अरे आजकल के बच्चे करियर, इंडिपेंडेंस, पर्सनल स्पेस, बस यही सब सोचते रहते हैं, घर की खुशियाँ बाद में याद आती हैं, आप समझाइए उन्हें। मेहरा जी कहती है, चलो मैं चलती हूँ, सोचिएगा ज़रूर, वरना बाद में कहीं पछताना ना पड़ जाए। मल्होत्रा जी कहते हैं, हाँ पता नहीं मेरे घर की खुशियाँ मुझसे इतनी दूर क्यों हैं। और वहाँ दूसरी ओर नैना ये सब कुछ सुन लेती है और उसे बीते कुछ दिनों में हुए वाक़ये याद आते हैं। शादी के 5 साल बाद भी नैना की कोख सूनी थी और इसी वजह से समाज की नज़रों में वो एक अधूरी औरत बन चुकी थी। लोग अजीब सी बातें करते थे, अरे मल्होत्रा जी की बहू है ना, शादी की इतने साल बाद हो गए, अभी तो कोई खुशखबरी नहीं, कहते हैं नज़र लग जाती है उसे, तभी तो। घर में कदम रखते ही सब सूना सूना हो जाता है, कहीं कुछ दोष तो नहीं उसके भाग्य में। माए अपने बच्चों को दूर रखती थी, नहीं बेटा दूर रहो नैना से, इसके पास मत जाओ, लोग कहते हैं इनके पास जाने से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बच्चों को उसके पास नहीं छोड़ते थे, मत जाओ उसके पास, वो बुरा साया है। लेकिन मम्मा वो तो बहुत अच्छी आंटी है ना, चुप हो जाओ, मैंने जो कहा वो करो। हंसी मजाक के नाम पर ताने, कहीं तुम्हें बच्चे से एलर्जी तो नहीं? अरे नैना बहू, कोई अच्छी खबर कब दे रही हो, या फिर तुमने कोई व्रत उपवास गलत कर लिया क्या? हम तो मजाक कर रहे हैं भाई, नाराज मत हो जाना। सब हंसते हुए चली जाती है और नैना चुपचाप सब सुनती रहती है। बुरा साया, कहते हैं इस बहू के आते ही घर का सुख चैन चला गया। पहले मल्होत्रा जी का व्यापार ऊंचाई पर था और अब देखो सब कुछ जैसे रुक गया, कहीं अपशगुन तो नहीं? सहेलियों की चुपती बातें, कितनी किस्मत वाली हो ना, इतना बड़ा घर, इतनी शोहरत, बस एक कमी है तुम्हारी ज़िंदगी में। हम तो कहते हैं दूसरी शादी कर लो विहान, वंश तो चलाना ही है ना। नैना का दर्द, हर ताना, हर नज़र, हर बात सीधे उसके दिल में उतर जाती थी। वो सोचती मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे अधूरा समझा जाता है, लेकिन वो टूटती नहीं थी, वो बस चुपचाप चुप रहकर सब कुछ सहती थी। क्योंकि ना ताने का जवाब दिया, ना अपनी तकलीफ़ किसी को कही, बस अपने कर्तव्य में लगी रही, एक अच्छी बहू, एक अच्छी इंसान की तरह, क्योंकि वो जानती थी समय एक दिन सबको जवाब देगा। और इसके बाद हमें नैना की बैक स्टोरी दिखाया जाता है, नैना का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड दिखाया जाता है। तो नैना एक साधारण सी लड़की, एक छोटे से घर की बड़ी जिम्मेदारी के बीच अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देती है। एक गरीब खुशहाल परिवार जिसमें एक बड़ी बहन नैना बीच वाली होती है और उससे एक छोटा भाई और एक छोटी बहन होती है। नैना पढ़ने में होशियार थी, सब कहते थे आगे पढ़ेगी तो बहुत आगे जाएगी, लेकिन नैना के दिल में कुछ और ही था। नैना कहती है, मैं अपने माता पिता का पैसा खर्च नहीं करवाना चाहती, उनके ऊपर बहुत बोझ है, मुझे अब बस घर के काम सीखने हैं। बड़ी बहन की शादी, शादी में बहुत खर्च हुआ, खास कर दहेज देते वक्त। पापा ने कर्ज लिया, गहने बेचे, फिर लोगों की बातें ख़त्म नहीं हुई। आगे तो अभी बहुत कुछ बाकी है, छोटी बहन की शादी, छोटे भाई का भविष्य, घर की हालत और माँ पापा की उम्र, इन सब के बीच नैना ने अपने शौक़ मार दिए और इन सब के बीच नैना सोचती है कि मैं अपने शौक़ के लिए पैसा कैसे खर्च कर सकती हूँ। नैना ने जिम्मेदारियों का रास्ता चुना, उसने किताबों की बजाय सीखना शुरू किया, चूल्हा चौका, सिलाई कढ़ाई, घर की सफाई, अचार पापड़ बुनाई,
बजट बनाना, सबका ख्याल रखना, क्योंकि वह उसके लिए सबसे बड़ी पढ़ाई थी। उसकी दिनचर्या सुबह सबसे पहले उठना, घर की सफाई करना, खाना बनाना, बहनों की मदद करना, भाई को पढ़ाना, फिर घर के सारे काम और रात में सबके सो जाने के बाद थोड़ा समय खुद के लिए। दिल में कहीं एक ख्वाहिश थी, वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी या टीचर या कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन उसने एक फ़ैसला लिया, मैं सपने नहीं छोड़ रही, बस उन्हें थोड़ा सा रोक कर रख रही हूँ। शायद कभी वक्त मिला तो फिर पूरे करूँगी। नैना की कहानी एक त्याग की कहानी है। वो हंसी, अपने सपने छुपा कर अपनी खुशियों के लिए वो आगे नहीं बढ़ी, लेकिन सबको आगे बढ़ाया। यही नैना है, एक साधारण सी लड़की जिसने खुद से ज़्यादा अपने परिवार को चुना। और देखते ही देखते सीन अगले दिन शिफ्ट होता है, जब सबके सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। तब सुबह के टाइम मल्होत्रा जी, जो कि नैना की सास है, कठोर स्वर में कहती है, नैना, शादी को 6 साल हो गए, अब तक हमारे घर में बच्चे की किलकारी क्यों नहीं गूंजी। नैना धीरे से माँ जी और चुप हो जाती है। सास बात काटते, बस अब बहाने मत बनाओ, पूरे समाज में लोग पूछते हैं कि मैं दादी कब बनूंगी। प्रेशर की शुरुआत शुरू हो जाती है नैना की लाइफ में। सास उससे कहती है, मैंने एक बहुत बड़े बाबा के बारे में सुना है, बड़े बड़े लोगों के घरों में औलाद उन्हीं के आशीर्वाद से हुई है, कल हम वहीं जाएंगे। नैना कहती है, लेकिन माँ जी पहले डॉक्टर से तो पूछ लीजिए। लेकिन सास कहती है, मुझे डॉक्टर वॉक्टर की सलाह मत दो, बाबा की कृपा से सब ठीक होगा। विहान की बेरुखी। नैना की सास अपने बेटे से कहती है, कल मैं नैना को बाबा के पास ले जा रही हूँ। जिस पर विहान कहता है, जो ठीक लगे कर लीजिए। इतना कहकर वो चला जाता है और नैना कहती है, नैना की उम्मीद टूट जाती है। वो चाहती थी कि विहान कुछ तो बोलेगा, लेकिन नहीं। सास की चाल। हाँ बाबा जी, मैं कल अपनी बहू को लेकर आ रही हूँ, जैसा आपने कहा था सब तैयारी कर लीजिए। जिस पर बाबा फ़ोन काटते ही कैमरा दूसरी तरफ जाता है। एक अंधेरे कमरे में वहीं बैठा है एक बाबा। तो ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। मैं इसके प्रति अपना एक दृष्टिकोण और अपना एक रिव्यू प्रस्तुत करना चाहूँगी आपके सामने। अक्सर कुछ लोग समाज को खुश करने के चक्कर में अपने परिवार की शांति को भंग कर देते हैं। और तो और अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि विहान जो है वो सिर्फ मेरा एक कैरेक्टर है, जिसमें मैंने एक पॉजिटिव रोल दिया, पर पुरुष की प्रकृति इससे बहुत ज़्यादा विपरीत है। पुरुष जो है अहम में जीता है और स्त्रियों को अपने पैरों की धूल समझता है। अधिकतर पुरुष ऐसे ही है और इसके साथ ही स्त्रियां पाखंडवाद में फंस जाती है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए और बच्चे की लालसा के लिए। बस पर लेकिन ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। बहुत से दूसरों का सुख से ईर्षित होकर उनका घर तोड़ने के लिए भी तांत्रिकों के पास जाते हैं। और भी कई चीज़ें हैं और जो कि अज्ञानता को बढ़ावा दे रहे हैं और अज्ञानता और मूर्खता में आकर अपना घर भी बर्बाद कर देते हैं और दूसरों का भी। समाज को खुश या समाज में ना कुछ ही करने का कभी ना सोचिएगा, क्योंकि समाज आपसे कभी प्रसन्न नहीं होने वाला, ना ही वो आपका कभी साथ देगा, क्योंकि समाज आपको खुश कभी देखना ही नहीं चाहेगा, बल्कि आपको हमेशा गिरता हुआ देखना चाहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हो सकता है कहानी को एक नया मोड़, एक नया बदलाव मिल सके। तो चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ कुछ समय बाद मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।